A very good morning, students. Welcome to the class. Today we will again continue with the third chapter in your history book, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है। आज जो है आज की क्लास में हम महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, अलग अलग कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी वो किस तरीके से सरवाइव कर रही थी, किस तरीके से सेटबैक में गई, मतलब कि किस जो महायुद्ध हुए, विश्व युद्ध हुए अलग अलग, उनके बीच में जो अर्थव्यवस्थाएं थी सभी कंट्रीज़ की, वो किस तरीके से अफेक्ट हुई, उन सबको के बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। सो ओपन योर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 92, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। ठीक है। जो पहला महायुद्ध था तो वो यूरोप में ही, लेकिन क्यों पूरे विश्व ने क्यों उसको जो है महसूस किया? क्यों? क्योंकि जो यूरोप था एक बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में उभर रहा था। काफ़ी सारी कंट्रीज उससे जो है कनेक्टेड थी। ठीक है। क्योंकि व्यापार के चलते उसने बहुत सारी कंट्रीज को एक तो अपना उपनिवेश बना रखा था। ठीक है। दूसरा, व्यापार के थ्रू ही वो बहुत सारी कंट्रीज से कनेक्टेड भी था। तो अगर यूरोप विश्व मतलब कि युद्धों में इन्वॉल्व होगा तो उससे क्या होगा? जिस कंट्रीज़ के साथ उसके इकोनॉमिक रिलेशंस है, बिजनेस ट्रेड रिलेशंस है, वो कंट्रीज़ भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होती है। तो युद्ध बेशक यूरोप में था, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया ने ही महसूस किया था। ठीक है। इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लग गया। यानी कि ये वॉर ऐसा था कि इतने सारे इस पर रिसोर्सेज लग गए, इतने सारा जो है वर्ल्ड अपने समय से पीछे ऐसे चला गया कि उसको वापस से ट्रैक पे आने में 3 दशक यानी कि लगभग 30 साल लग गए। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे करहाने लगी। ठीक है। तो वर्ल्ड जो भी आपके कंट्रीज़ के बीच में जो भी वॉर होते हैं उनका आउटकम मोस्टली यही होता है कि कंट्रीज़ जो है कई कई साल जो है पीछे चली जाती है। पीछे इन द सेंस कि इकोनॉमी में पीछे चली जाएंगी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पीछे चली जाती है, सामाजिक रूप से पिछड़ जाती हैं। ठीक है। लोगों का जीवन स्तर गिर जाता है और फिर वापस से उन चीज़ों को उसी लेवल पे लाने में कंट्रीज़ को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि उनके काफ़ी सारे जो रिसोर्सेज होते हैं फिर वो वापस से बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने में ही लग जाते हैं। तो सेम यहाँ पे हो रहा था कि युद्ध में जब यूरोप की अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व हुई तो उनको जो है उभरने में 30 साल लग गए, यानी कि 3 दशक का समय लगभग लग गया था। ठीक है। युद्धकालीन रूपांतरण, जैसा कि आप जानते ही हैं, पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे ये आपको नाम याद रखने हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये मित्र राष्ट्र इनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन लोगों ने मिलके एक साथ अलाय होके जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है लड़ा था, पर्टिकुलरली जो है जर्मनी के अगेंस्ट। तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियाँ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। ठीक है। दोनों ही पार्ट्स को आपके नाम, कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए कि एक पार्ट पे अलाइज कंट्रीज यानी कि मित्र देश, जिसमें आगे आपके ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है। दूसरी तरफ थे आपके जर्मनी की अलाइज कंट्रीज कौन कौन सी थी? आपकी ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। यस, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय में, लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये जो युद्ध है, ये जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है, ये इतनी लंबी चल जाएगी। लोगों ने सोचा था ठीक है जल्दी ही कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन होगा, एक कंट्री विन कर लेगी और जल्दी ही ये जो युद्ध है ये खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। ठीक है। किसी ने इमेजिन नहीं करा था कि युद्ध एक बार अगर शुरू हो गया तो कुछ महीने नहीं बल्कि वो तो कई साल तक, 4 साल तक। अब आप खुद सोचो कि एक कंट्री के रिसोर्सेज अगर 4 साल तक सिर्फ युद्ध में लगे रहेंगे तो वो कंट्री के जो है कितना पीछे चली जाएगी। ठीक है। उसके जो है कितना बड़ा एक सेटबैक लगेगा, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, लोगों के जीवन स्तर है, हर तरीके से। मतलब 4 साल अगर आप युद्ध में ही निकालते हो तो आप तो किसी और सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे। सारे रिसोर्सेज आपके एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे, वो होगा आपका वॉर। ठीक है। चाहे वो हथियार पहुंचाना हो,
बॉर्डर पे सैनिकों का खाना हो, सैनिकों की मेडिसिन हो, ठीक है। उसके बाद जो मर गए हैं उन सब का मतलब लोगों की फैमिली लाइफ जो डिस्टर्ब है, इकोनॉमी डिस्टर्ब है, ठीक है। रिसोर्सेज आपके वेस्ट होते हैं, वेस्ट ही होते हैं युद्ध में, क्योंकि किसी भी युद्ध का कोई जो है आउटकम चाहे आपका जीत के रूप में निकले या हार के रूप में निकले, लेकिन जो कॉस्ट होती है उसकी, यानी कि जो चीज़ें आपने गंवाई हैं उसके आगे वो जीत जो है कहीं भी मायने नहीं रख पाती है। तो यही यहाँ था कि लोगों ने सोचा बहुत कम टाइम तक युद्ध चलेगा और फाइनली ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये जो युद्ध होता है ये 4 साल तक चलता रहता है। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे, यानी कि जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज थी उस समय की, औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी, वही एक दूसरे के साथ जो है लड़ रही थी। एक तरफ अलाइड कंट्रीज थी यानी कि मित्र देश थे, दूसरी तरफ जर्मनी और उसके मित्र देश थे, ठीक है। और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियली पहले ही ग्रो कर चुके थे। तो ऐसा भी नहीं था कि उनके पास जो है हथियारों की कमी थी या पैसे की कमी थी, क्योंकि ये कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज थी उस समय में, आर्थिक रूप से जो है काफ़ी मजबूत थी। तो ये लोग पीछे हटने को भी तैयार नहीं थी, क्योंकि सभी के पास जो है साधन संपन्न थे ये कंट्रीज। तो ये क्या कर रही थी, लगातार युद्ध में ही अपना जो है शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, एक दूसरे को हराने की होड़ में लगी हुई थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इससे पहले इस लेवल पे जो है इस तरीके के हथियार कभी भी किसी भी युद्ध में यूज़ नहीं हुए थे, ठीक है। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की ही देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर के असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी। अब जब इतने लार्ज स्केल पे युद्ध होगा कि 2-2, 3-3 कंट्रीज मिलके 3-3, 4-4 कंट्रीज के खिलाफ जो है युद्ध कर रही है, तो कितने सारे सिपाहियों की ज़रूरत होगी। तो लार्ज स्केल पे जो है यहाँ पे जो सैनिकों की भर्ती की गई उनको रिक्रूट किया गया, ठीक है। और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाना था, ठीक है। अब जब कंट्रीज मिलकर लड़ती हैं तो क्या होता है, जो मित्र देश हैं वो क्या करेंगे, अपने सिपाहियों को बॉर्डर पे भेजेंगे। एक सारे कंट्रीज तो एक ही जगह से लड़ेंगे ना जहाँ पे भी युद्ध हो रहा होगा, तो फिर क्या होता था, समुद्री रास्ते से सिपाहियों को उस जगह पर भेजा जाता था, ठीक है। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची, उसके आधुनिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। तो देखो कितना लार्ज स्केल पे जो है इसका डिस्ट्रक्शन हुआ, कितने सारे लोगों की जानें गई, ठीक है। 90 लाख लोग तो डायरेक्ट ही मर गए और 2 करोड़ लोग जो है घायल हो गए। और ये तो सिर्फ डेटा होता है, ठीक है। डेटा मतलब जितना हमें पता लग पाए, जो जिनका हमें नहीं पता लगा उनकी तो फिर अगर संख्या इसमें जोड़ेंगे तो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। कामकाजी उम्र के लोग थे मतलब, क्योंकि देखो सेना में कौन होंगे, जवान लोग होंगे। तो ये कहने का मतलब जो लॉस हुआ था, जो लाइफ का लॉस हुआ था, वो भी यंग पॉपुलेशन का हुआ था। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी। क्यों? क्योंकि वो लोग तो युद्धों में मर गए थे, तो कामकाज करने वाले लोग बचे नहीं, क्योंकि पीछे कौन रह जाता था घरों में, या तो छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग। अब जब यंग लोग जो है फील्ड में चले गए, यानी कि युद्ध के मैदान में चले गए, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, अगर वो लोग वहीं पे मर गए हैं या बीमार मतलब कि घायल हो गए हैं, तो इसका मतलब जब युद्ध खत्म होगा तो जो काम करने वाली पॉपुलेशन है वो तो बची ही नहीं होगी, या फिर बहुत कम रहे लोग जो है बचे होंगे, ठीक है। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। यहाँ देखो चित्र 20 में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम करते मजदूर युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों के उत्पादन में तेजी से इजाफा हुआ था। देखो इस तरीके से हथियार बनाए जा रहे थे युद्ध के लिए, ठीक है। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया, यानी कि पुनर्गठन मतलब दोबारा से उनको स्ट्रक्चर्ड किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि युद्ध से रिलेटेड चीज़ों को जो है मैन्युफैक्चर किया जा सके। युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर पूरे के पूरे समाज को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्द का ही काम माना जाता था। देखो वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको बॉर्डर पे भेजा जाने लगा। बॉर्डर पे भेजा जाने लगा मतलब अब
जो काम चाहे वो कोई जो वर्किंग पॉपुलेशन थी यानी कि जो जेंट्स थे वो कोई भी कामकाज करके जो अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, अब वो काम तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको तो युद्ध के मैदान में भेज दिया। तो घर की जो लेडीज़ होती थी जिनको हमेशा ये बोला जाता था कि आपका काम सिर्फ घर पे रहना, बच्चों को पालना, परिवार की सेवा करना, यही सब कुछ है, अब उनको निकल के बाहर जाके जो है परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो है बाहर निकलना पड़ा और उन कामों को करना पड़ा जो पहले वो नहीं करती थी, सिर्फ जो है पुरुष करते थे। ठीक है, ऐसे काम फिर उनको करने पड़े। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू हो गए थे। देखो जब क्या होता है, युद्ध होता है तो कंट्रीज क्या होती है, एक दूसरे की शत्रु हो जाती हैं। तो जो पहले एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही होंगी, व्यापार कर रही होंगी, उन्होंने वो सब चीज़ें बंद कर दी होगी और उसकी बजाय क्या हो रहा होगा कि दोनों ही कंट्रीज़ को एक दूसरे से बदला लेना होगा। ठीक है, इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। ठीक है, ब्रिटेन को अमेरिका के बैंकों से और अमेरिकी जनता से जो है बहुत सारा कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार के बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्ति की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। देखो क्या था, अमेरिका जब लोन दे रहा है या अमेरिका के लोग जब लोन दे रहे हैं तो क्या हो रहा था बेसिकली कि जो अमेरिका की जनता थी वो अमीर हो रही थी क्योंकि लोन के बदले क्या मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी वो भी अमीर हो रही थी, लेकिन अमेरिका में रहने वाले दूसरे कंट्री के लोग जो है वो इतने अमीर नहीं हो रहे थे या उनकी संपत्ति में इजाफा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि देखो उन लोन तो जो है अमेरिका या के लोग या फिर अमेरिका की सरकार दे रही थी, तो अमीर भी वही लोग हो रहे थे, बाकी लोग तो नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, युद्धोत्तर सुधार। अब युद्ध के बाद किस तरीके से चीज़ें फिर नॉर्मल हुई, किस तरीकों से जो है चीज़ों में सुधार हुआ, इम्प्रूवमेंट हुई, वो देखते हैं। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। क्यों? क्योंकि देखो सारे रिसोर्सेज जो है, देखो लोग कामकाज तो कर नहीं रहे थे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो नहीं रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी ना हो रही थी क्योंकि लोग अपना कामकाज छोड़ के क्या कर रहे थे, बॉर्डर्स पे जा रहे थे। तो आर्थिक रूप से इतनी ज़्यादा जब कोई कंट्री पिछड़ जाती है तो उसको वापस ट्रैक पे आने में बहुत सारा समय लगेगा। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहली वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग, यानी कि ब्रिटेन एक तो युद्ध के कारण पहले ही पीछे चला गया था, आर्थिक रूप से पिछड़ चुका था। पहले क्या था, वो एक लीडिंग पावर था वर्ल्ड की, लेकिन अभी ऐसा नहीं था। अब उसको क्या था, एक तो कंपटीशन मार्केट में बढ़ चुका था। ठीक है, उसको वो भी फेस करना था, दूसरा अपना जो आर्थिक संकट था उसे जो है उससे भी उबरना था। ठीक है, कि उसको फेस करना था। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना कि अमेरिका से लगातार उसने लोन लिए थे ब्रिटेन ने, तो क्या हुआ, युद्ध के बाद वो कर्ज के बोझ तले बहुत ज़्यादा दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाह का माहौल पैदा हो गया था क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाह शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। देखो युद्ध खत्म हुआ तो लोग वापस घरों को लौटे क्या, बहुत सारे तो जो है युद्ध में ही मर चुके थे। तो क्या हुआ, ना तो लोगों के पास कामकाज था, जो पीछे बचे उनके पास तो कोई कामकाज भी नहीं था। ठीक है, और काम करने वाली पॉपुलेशन भी नहीं थी, जो थी उनके पास कामकाज नहीं था, यानी कि बेरोजगारी थी। फिर दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी ताकि शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई की जा सके। ठीक है, अब वर्ल्ड जैसे जब वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद जो है, जैसे हमेशा एक डिफेंस बजट होता है ना, तो उसमें सरकारों ने जो है कमी लानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो युद्ध से निकले हैं, तो लोगों को लगा, सरकारों को लगा कि अब जो है हम और ज़्यादा पैसा जो है युद्धों के लिए नहीं लगा सकते हैं, तो उन्होंने जो है उस पैसे को भी वहाँ से कम किया। इन सारे प्रयासों में रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर
5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है लोग एंजाइटी में थे, परेशान थे। बेरोजगार होते हैं तो लोगों को पता होता है कि काम मिलेगा भी नहीं। एक तो होता है कि चलो फिलहाल नहीं मिल रहा, कुछ समय में मिल जाएगा, लेकिन लोगों को ये पता था कि अभी अभी जो हम वर्ल्ड वॉर से निकल के आए हैं तो जल्दी ही हमें रोजगार मिलने भी नहीं वाला है, इसलिए लोगों में बेचैनी थी। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालात पर ही विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। ठीक है, पूर्वी यूरोप जो है गेहूं का बहुत ज़्यादा जो है सप्लाई करता था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज में संकट में फंस गए। क्यों? जब देखो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, उसकी कीमतें गिर जाती हैं। अगर गेहूं की कीमतें गिरेगी तो क्या होगा, किसान गरीब होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि हर जगह गेहूं है, कोई उनसे खरीदने वाला नहीं होगा या फिर बहुत ही कम कीमत में खरीदेंगे, तो उससे किसान गरीब होते गए। और जब गरीब होते हैं तो क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं। तो इस तरीके से किसान जो है लगातार कर्जदार होते जा रहे थे। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था। यानी कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री थी जिसको वर्ल्ड वॉर 1 से जो है काफ़ी फायदा हुआ था, क्योंकि उसने बहुत सारे लोन दिए थे। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बहुत उत्पादन, यानी कि मास प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा बल्क में वो प्रोड्यूस कर रहे थे का चलन। वृहद उत्पादन के ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बहुत वृहद उत्पादन के विख्यात प्रणेता बने थे, यानी कि कार मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे थे हेनरी फोर्ड, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मतलब ट्रेंड किया कि आप बल्क में प्रोड्यूस करें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है प्रोडक्शन करें। अमेरिका की खासियत बन गई थी। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। असेंबली लाइन क्या होता है, जैसे एक कार है, मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुई है, जहाँ से स्टार्ट हुई है तो वहाँ से लेके एक पूरी लाइन बना दी जाती है असेंबली लाइन। जो पहला कर्मचारी होगा, मजदूर होगा या टेक्नीशियन होगा, वो एक काम करेगा, उससे अगले वाला उसका दूसरा पार्ट जोड़ेगा, उससे आगे वाला तीसरा पार्ट जोड़ेगा। तो हर बार हर एक पर्सन को एक ही काम करना होगा और वो असेंबली लाइन में गाड़ी चलती हुई आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इसका नतीजा यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। अब जब आप एक ही काम लगातार करोगे तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप एफिशिएंट हो जाओगे अपने काम को करने में। अगर हर बार अलग अलग काम करोगे तो एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, लेकिन लगातार जब आप एक ही काम करते हो तो आप उस काम के एक्सपर्ट बन जाते हो। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, जो मजदूर है उसकी उत्पादकता जो है बढ़ने लगी थी। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। क्यों? क्योंकि कन्वेयर बेल्ट लगातार जो है मूव होती रहती थी। और तो और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। देखा कितना फास्ट काम हुआ कि हर 3 मिनट में एक गाड़ी बनने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार वृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। ठीक है, ये देखो, ये इस तरीके से ये टी मॉडल फैक्ट्री के बार कतार में खड़ी टी मॉडल गाड़ियाँ। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। ठीक है,
असेंबली लाइन जो है लगातार चलती रहती थी और ना उनको रेस्ट लेना होता था, ना ही वो ढील दे सकते थे, ना ही बातचीत कर सकते थे। तो शुरुआत में तो उनको दिक्कत हुई उसी स्पीड से मैचअप होने की। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दुगना यानी कि $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे ताकि प्रोडक्शन को ज़्यादा किया जा सके। वो ज़्यादा जो है सैलरी दे रहे थे तो क्या होता, उनको नुकसान हो रहा था। तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उन्होंने असेंबली लाइन की स्पीड को तेज़ कर दिया ताकि जो एक गाड़ी 3 मिनट में बन रही थी उससे भी कम समय में एक गाड़ी बने और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ एक दिन में बन सकें। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। ठीक है, जब एक जो तरीका होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो बाकी भी प्रोडक्शन कंपनीज जो होती है उस चीज़ को फॉलो करने लगती हैं। वृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमत में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। देखो, क्योंकि जो है सैलरी इंक्रीज हुई लोगों का जो है और दूसरी चीज़ ये थी कि प्रोडक्शन जब किसी चीज़ का होता है तो उसकी कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होती है, तो कार की कीमतें भी कम हो रही थी क्योंकि अब उसका प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा था। ठीक है, तो जो है मिडिल क्लास लोग भी जो है कार को अफोर्ड करने लगे थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रतिवर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामाफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे थे। ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उसकी कीमत साप्ताहिक और मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी, यानी कि इंस्टॉलमेंट में खरीद लेते थे और धीरे धीरे फिर उसकी पेमेंट करते थे। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। अब आपको ये समझना है कि किस तरीके से ये जो ये गुड्स है, फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब हमारी लाइफ में एंटर हुए। पहले अमेरिका में आए और फिर धीरे धीरे ये वर्ल्ड में हर एक लोगों की, मिडिल क्लास है चाहे लोअर मिडिल क्लास है, हर एक के घर में ये चीज़ें एंटर होती गई। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। ठीक है, 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरतों की चीज़ों में निवेश, बेरोजगार और मांग बढ़ती थी तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। ठीक है, घर बना रहे हैं तो क्या है, मजदूर की ज़रूरत है, मिस्त्री की ज़रूरत है, तो कामकाज बढ़ गया। ठीक है, उसी तरह उपभोग बढ़ रहा है। उपभोग कैसे बढ़ रहा है कि लोग लगातार जो है चीज़ों को खरीद रहे हैं। बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी जिससे और नए रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। ठीक है, ये 1929 की बात है। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी के निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उभरने में मदद दी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार में आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया। तो इस तरीके से धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ की भी हेल्प हुई और वो भी जो ये युद्ध था उसके जो आर्थिक परिणाम वो झेल रहे थे उससे धीरे धीरे उभरने लगे। लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इससे आगे महामंदी को, जो आर्थिक महामंदी विश्व ने झेली थी 1929 की। ठीक है, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक पढ़ के आएंगे आप सब। ठीक है, यहाँ तक आपको जो है कंप्लीट स्टडी करके आना है। उसके बाद कल की क्लास में, अपने नेक्स्ट क्लास में जो है हम महामंदी को झेलेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसके नोट्स भी आपको बनाने होंगे। ठीक है, क्योंकि महामंदी पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। क्लियर?